Unit number 4, right? Exemption from GST, right? We are studying for CA final as well as CA intermediate. दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगी ये लेक्चर्स, राइट? जितना सिलेबस सीए इंटर तक कवर हो रहा है वो कॉमन है किसमें? सीए फाइनल में, और उसके आगे भी हमें बढ़ना है और देखना है। ऑलराइट, चलो। एग्जम्पशंस फ्रॉम जीएसटी में लास्ट लेक्चर एक यूनिट पार्ट 1 इसका हो चुका है, राइट? है ना? हमने सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ा था इसमें, वो क्या था? एग्जाम सप्लाई का क्या मतलब होता है। अब एग्जाम सप्लाई में क्या आता है? नील रेट ऑफ टैक्स, मतलब जिस पे टैक्स का रेट है पर कितना परसेंट है? 0%। ऐसे कुछ गुड्स है और ऐसी कुछ सर्विसेज है। उसमें आता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ऐसी चीजें जिसके अंदर क्या नहीं लगता? जीएसटी नहीं लगता, और इन दोनों को मिला के ये बनता है क्या? एग्जाम सप्लाई। चलिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये याद रखना है तो ऐसी चीजें नॉट लेविएबल टू टैक्स है, इसमें है अल्कोहलिक लिकर फॉर क्या? ह्यूमन कंजम्पशन, है ना? और कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट है जिसपे आज के तारीख में नहीं लग रहा है, वो क्या है? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, बराबर है ना? अब एग्जाम्पशन कैसे हो सकता है, इसके कुछ एग्जांपल्स हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। एग्जाम्पशन टू अ स्पेसिफाइड एक्टिविटी या क्या? ट्रांजैक्शन हो सकता है। एग्जाम्पशन टू द स्पेसिफाइड सप्लायर हो सकता है। एग्जाम्पशन टू अ स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, एग्जाम्पशन टू अ स्पेसिफाइड सप्लायर एंड स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, दोनों ही स्पेसिफाइड होने चाहिए। तो आपको क्या नहीं पे करना? आपके सप्लाई पर जीएसटी पे नहीं करना। सेक्शन 11 है मेन सेक्शन, जो सीजीएसटी एक्ट का है, जो बात करता है किसकी? पावर टू ग्रांट एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स। 1 में क्या लिखा हुआ है कि एग्जम्पशन के लिए क्या इशू किया जा सकता है? नोटिफिकेशन। अगर नोटिफिकेशन इशू कर दिया तो वो गुड्स, वो सर्विसेज, वो स्पेसिफाइड सप्लायर, वो स्पेसिफाइड रिसिपिएंट, वो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन, या वो स्पेसिफाइड सप्लायर और स्पेसिफाइड रिसिपिएंट सप्लाई होने के बावजूद भी लाइबल नहीं रहेगा क्या करने के लिए? टैक्स कलेक्ट करने के लिए और टैक्स पे करने के लिए। अगर आपको इन पब्लिक इंटरेस्ट लगता है एक्सेप्शनल नेचर में, तो आप एक स्पेशल ऑर्डर लाके भी क्या कर सकते हो? किसी चीज को जीएसटी से एग्जम्प्ट कर सकते हो। ऐसा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन देती है? सेक्शन 7 का सबसेक्शन 2, सेक्शन 11 का सबसेक्शन 2। और आप चाहो तो अपने इशू किए हुए नोटिफिकेशन में या अपने किए इशू किए हुए क्या स्पेशल ऑर्डर में 1 साल के भीतर क्या कर सकते हो? बदलाव कर सकते हो। इसके लिए क्या इशू कर सकते हो आप? क्लैरिफिकेशन इशू कर सकते हो, या एक्सप्लेनेशन क्या कर सकते हो? इशू कर सकते हो। और ये एक्सप्लेनेशन कब से लागू है ऐसा माना जाएगा? जब आपने पहली बार ऐसा नोटिफिकेशन या पहली बार ऐसा कोई स्पेशल ऑर्डर निकाला था। तो ये पढ़ लिया था हमने। इसके बाद गवर्नमेंट की मर्जी, चाहे एग्जम्पशन एब्सोल्यूट हो सकता है या कंडीशनल भी हो सकता है और अनकंडीशनल भी हो सकता है। However, where the exception exemption is conditional, it is at the option of a registered person। ये वाला टाइप और केस भी हमने पढ़ लिया था। एक्सप्लेनेशन चाहे तो गवर्नमेंट ऐड कर सकती है, कितने साल के भीतर? 1 साल के भीतर। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिया था। ये टॉपिक हमने पढ़ा था, गुड्स एग्जाम फ्रॉम क्या? टैक्स। इसके लिए क्या इशू किया है गवर्नमेंट ने? ऑलरेडी नोटिफिकेशन इशू किया है। उसका पूरा तो नोटिफिकेशन देना संभव नहीं है, पर क्या दिया है हमें? सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। उसमें क्या है? लाइव फिश, उसके बाद फ्रेश मिल्क, पोटैटोज, ग्रेप्स, इंडियन नेशनल फ्लैग और प्लास्टिक बैंगल्स। अगर इन्होंने प्लास्टिक बैंगल्स लिख दिया और उसमें कांच की चूड़ियां इंक्लूडेड नहीं है, और लोगों को लगा कि चूड़ियों पे क्या नहीं लगता? जीएसटी नहीं लगता, तो फिर भी 1 साल के भीतर क्या इशू कर सकते हो? क्लैरिफिकेशन। और बोल सकते हैं कि हमने जो 1 साल पहले कहा था उसका मतलब था प्लास्टिक की चूड़ियां, ना कि कांच की चूड़ियां। लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जाम फ्रॉम टैक्स, क्या ये हमने लिया था क्या? इसके लिए बहुत बड़ा एक नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन 12/2017, है ना? आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स में गो थ्रू द कंप्लीट लिस्ट ऑफ गुड्स एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। कौन सी वेबसाइट पे? सीबीआईसी की वेबसाइट, जो कि है www.cbic.gov.in। फॉर कौन सा पर्पस? नॉलेज पर्पस। इसमें कौन सा पर्पस नहीं है? एग्जाम पर्पस नहीं है, तो आपको गुड्स के पे आधारित सवाल पूछे नहीं जाएंगे।
IGST में भी नोटिफिकेशन है, आओ फिर देखते हैं वन बाय वन। ये लिया था हमने चैरिटेबल एक्टिविटीज। सर्विसेज बाय एन एंटिटी रजिस्टर अंडर सेक्शन 12AA, और जो है क्या, चैरिटेबल एक्टिविटीज। सर्विसेज बाय अ पर्सन बाय वे ऑफ कोई भी रिलीजियस सेरेमनी, और इसमें अगर हमने ये भी देखा था कि रूम अगर कितने से ज्यादा चार्ज करते हो आप, 1000 से। प्रीमाइसेस का रेंट लेते हो कितने से ऊपर, 10,000 और मोर, मतलब एग्जैक्ट 1000 और एग्जैक्ट 10,000 भी है तो भी उस पे क्या चार्ज हो जाएगा, जीएसटी। मतलब 999 रुपीज पे क्या नहीं लगेगा, जीएसटी, और 9,999 पे क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। ये तो हो चुका था भाई, लास्ट लेक्चर में ही कवर हो चुका था। इसका एनालिसिस करना शायद क्या था, बाकी था। आइए देखते हैं। ए सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट को जीएसटीबी क्या करता है, एग्जम्प्ट करता है। Entry 1 of a notification exempt services supplied by an entity registered under section 12AA of Income Tax Act by way of a charitable activities. Thus, in order to claim exemption under entry 1 of a notification, following two condition must be क्या, satisfied। पहला, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, कौन से सेक्शन का, 12AA का, कौन से एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स। द एंटिटी मस्ट कैरी आउट वन और मोर स्पेसिफाइड चैरिटेबल क्या, एक्टिविटी। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी लगे कि ये चैरिटी हम कर रहे हैं, पर वो एक्टिविटी जो है वो भी स्पेसिफाइड होनी चाहिए। नहीं तो 12AA का सिर्फ सर्टिफिकेट है, पर आप जिस चीज को क्या मान रहे हो, चैरिटी, गवर्नमेंट उसको क्या नहीं मानती, चैरिटी नहीं मानती। तो इसका मतलब है कि आपको जो भी पैसा आ रहा है एज अ ट्रस्ट, वो आपकी इनकम है, आपका सप्लाई है, और उस पर आपको जीएसटी लेना भी है और गवर्नमेंट को देना भी है। तो सिर्फ 12AA रहने भर से बात बनेगी क्या, नहीं। आपको वन और मोर, एक तो भी स्पेसिफाइड चैरिटेबल एक्टिविटी प्रोवाइड करना पड़ेगा या कैरी करना पड़ेगा। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ अ टर्म क्या, चैरिटेबल एक्टिविटी। समाज सेवी कार्य किसे कहेंगे, ये भी समझना बड़ा जरूरी है। द टर्म चैरिटेबल एक्टिविटी मीन रिलेटिंग एक्टिविटी रिलेटिंग टू, पहला क्या है, पब्लिक हेल्थ बाय वे ऑफ केयर और काउंसलिंग ऑफ टर्मिनली इल पर्सन और पर्सन विथ सेवर फिजिकल और मेंटल क्या, डिसेबिलिटी। टर्मिनली इल मतलब क्या, जो ऐसे मुकाम पे पहुंच चुका है जहां से टर्मिनेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। तो बहुत ही क्रिटिकली जो पर्सन है, सेवर मतलब बहुत गंभीर बीमारी जिसे है, जो फिजिकल भी हो सकती है, क्या हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है। अ पर्सन अफेक्टेड विथ HIV और क्या, एड्स। मेरे ख्याल से इसमें और एक चीज होनी चाहिए क्या, कोविड, पर लिखा नहीं है कानून में तो अपने नाम से मानेंगे नहीं। ये जब लिख रहे थे तब किसी को पता नहीं होगा कि कोविड नाम की बीमारी भी एक दिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगी। पर्सन एडिक्टेड टू डिपेंडेंस फॉर्मिंग सब्सटेंस सच एज नार्कोटिक ड्रग्स और क्या, अल्कोहल। तो इन लोगों का भी इलाज होता है, पता है, जो एकदम से क्या होते हैं, नशेड़ी जिसको बोला जाता है। इनके इलाज के लिए अगर आप काम कर रहे हो तो आप पब्लिक हेल्थ के सेक्टर में कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो, चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहे हो। तो ये एक स्पेसिफाइड सर्विसेज है। एडवांसमेंट ऑफ रिलीजन स्पिरिचुअलिटी और क्या, योगा। अगर आप धर्म की एडवांसमेंट के लिए, मतलब क्या, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हो, स्पिरिचुअलिटी या योगा से जुड़े हुए कोई कार्य कर रहे हो, तो रामदेव बाबा जहां भी योगा कैंप लेते हैं, अगर उनके पास 12AA का क्या है, पतंजलि योगपीठ का सर्टिफिकेट है, योगा कैंप में उन्होंने 500 रुपए क्या रखी, एंट्री फी, और इस तरह से उन्होंने समझो 1 महीना कैंप लेके 5 करोड़ रुपए क्या कर लिए, फीस के माध्यम से इकट्ठा कर लिए। तो क्या वो 5 करोड़ की एंट्री क्या करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट और इनकम को क्रेडिट। पर क्या इस इनकम पे उन्हें लगेगा जीएसटी, नहीं, वो लेंगे भी नहीं और सरकार को देंगे भी नहीं। एडवांसमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स या स्किल डेवलपमेंट, ये किससे रिलेटिंग होना चाहिए, एबेंडन्ड, ऑर्फन और होमलेस चिल्ड्रन, जिनको छोड़ दिया गया है, जिनके कोई माँ बाप नहीं है, जो अनाथ है या जिनके पास अपना घर नहीं है। अगर आप ऐसे लोगों को पढ़ाते हो और साथ ही साथ आपके पास 12AA का क्या है, रजिस्ट्रेशन भी है, तो फिर आपके पास जो भी डोनेशन आ रहा है, एंट्री क्या पास करोगे, कैश बैंक को डेबिट और
इनकम को क्रेडिट, आपके पास सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं, आपके पास किसी भी माध्यम से क्या आ रहा है, इस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए पैसा आ रहा है, तो आप करिए इन सब चीजों को डेबिट और अपने इनकम को क्या कीजिए, क्रेडिट। आपको उस पर जीएसटी कलेक्ट करने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। फिजिकली और मेंटली एब्यूज एंड ट्रेमेनाइज्ड पर्सन, ठीक है, जो व्यक्ति मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे विकलांग है, ऐसे व्यक्तियों के पढ़ाई लिखाई और एजुकेशनल प्रोग्राम के लिए आप कार्य कर रहे हो, तो आपके किए गए कार्य को हम क्या मानते हैं, चैरिटेबल एक्टिविटी मानते हैं। प्रिजनर्स, जेल में बंद कैदियों को अगर आप क्या कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, वैसे वो कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे थे इसलिए तो कहाँ चले गए, जेल में। जेल में दो ही लोग जाते हैं, ये तो बिल्कुल भी पढ़ा लिखा ना हो या तो कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा हो, अब इनको पढ़ाना है आपको। पर्सन्स ओवर एज ऑफ 65 ईयर रिसाइडिंग इन कौन सा एरिया, रूरल एरिया, ग्रामीण भाग में रहने वाले प्रौढ़ लोगों को, वयस्कर लोगों को अगर आप शिक्षण मुहैया कराते हो तो वो भी एक क्या है, चैरिटेबल एक्टिविटी है। प्रिजर्वेशन ऑफ क्या, एनवायरमेंट, प्रकृति की रक्षा के लिए अगर आप काम करते हो, इंक्लूडिंग क्या, वाटरशेड, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, अगर आप पानी बचाने के लिए उपाय योजना करते हो, उसके लिए लोगों से डोनेशन लेते हो, जैसे पानी फाउंडेशन है आमिर खान का, वो लोगों से करोड़ों रुपए का क्या लेता है, डोनेशन, और फिर उसे खर्च भी करता है, किस लिए, ताकि वो किस पानी का संवर्धन कर सके। जंगलों का संवर्धन करने के लिए प्रयासवन, आपने सुना है, एक्टिविटी चला रहा है बहुत बड़ी। और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए अगर आप क्या करते हो, लोगों से पैसा लेते हो, तो आप कैश को डेबिट कीजिए, अपनी इनकम को क्रेडिट कीजिए, ये चैरिटेबल एक्टिविटी है, इस पे आपको क्या नहीं लगेगा, जीएसटी। थस ओनली दोज एक्टिविटी प्रोवाइडेड बाय चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट जो रजिस्टर्ड है अंडर 12 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट which fall within the above definition of charitable क्या activities are eligible from for exemption from क्या, GST. There could be many other services provided by such charitable and religious trust which are not covered by the definition of charitable activity and hence such activities would attract क्या, जीएसटी। इसके अलावा आप जो भी काम कर रहे हो उस पे आपको क्या पे करना है, जीएसटी। अब कैसे पे करोगे, तो उन काम के लिए जहां जहां से पैसा आया है वो आपकी इनकम है और उस पे आपको जीएसटी कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को पे भी करना है। फॉर इंस्टेंस, grant of advertising right to a person on a premises of a charitable or religious trust on a publication of a trust or granting admission to the event, function, celebration, shows against admission ticket or fees etc would attract क्या, जीएसटी। तो हो सकता है ना, मेरे पास एक बहुत बड़ा मंदिर है, एक बहुत बड़ा प्रीमाइसेस है, वहां पे नवरात्रि का क्या चल रहा है, उत्सव चल रहा है। अब रिलीजियस एक्टिविटी कहीं पे यहां नहीं आई है, जहां भी उल्लेख हुआ है ये सब कौन सी एक्टिविटी की उल्लेख है, चैरिटेबल। अब चैरिटेबल और रिलीजियस एक्टिविटी में फर्क है। नवरात्रि का उत्सव करना इज नॉट अ चैरिटेबल एक्टिविटी, इट इज ए रिलीजियस एक्टिविटी, है ना। और मान के चलो आप एक चैरिटेबल ट्रस्ट हो जहां आपका एक हॉस्पिटल है, अब इस हॉस्पिटल में आप इलाज भी करवाते हो, पर बाजू में आपने ओप्पो और वीवो को क्या लगाने के लिए परमिशन दे दी, अपने बैनर्स लगाने के लिए, और उनसे पैसे भी लिए, तो ये आपकी इनकम है। आप एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम टू सीजीएसटी आउटपुट टू एसजीएसटी आउटपुट। इस पे आपको जीएसटी कलेक्ट भी करना पड़ेगा और देना भी पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये ऊपर के चार जो रिलीजियस एक्टिविटी है इससे रिलेटेड इनकम या सप्लाई नहीं है। फिर आप आपका मैदान यूज करने के लिए किसी से रेंट लेते हो जहां पे उन्होंने टिकट वगैरह भी रखी है, या आप ही कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो जिसके लिए आपने क्या रखी है, टिकट्स रखी है, तो इन सब चीजों पे आपको क्या पे करना है, जीएसटी पे करना है। In the following paras, we have examined some of the services supplied by the entity registered under Section 12AA of Income Tax Act. Management of एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बाय क्या, चैरिटेबल ट्रस्ट। तो पहले लोग ट्रस्ट बनाते हैं, ट्रस्ट के अंडर बनाते हैं कॉलेजेस और वहां पे बच्चों को क्या दिया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है। एक्टिविटीज ऑफ स्कूल, कॉलेजेस और एनी अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रन बाय ए चैरिटेबल ट्रस्ट बाय वे ऑफ एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट of abandoned, orphan, homeless children, physically or mentally accused person, prisoners and person over age of 65 years or above residing in कौन सा एरिया बेटा, रूरल एरिया। वो भी शहर का बुजुर्ग चलेगा क्या इनको, नहीं। Will be considered as a charitable activity and income from such supply
विल बी होली एग्जाम फ्रॉम क्या, जीएसटी। इसका मतलब है कि आप एक ट्रस्ट हो, आप एक कॉलेज भी चलाते हो, और वहां पे ऐसा एक व्यक्ति आपके पास एडमिशन लेता है, बंदा जो अबैंडन भी नहीं है, ऑर्फन भी नहीं है, होमलेस भी नहीं है, फिजिकली या मेंटली अब्यूज भी नहीं है, और एक बुढ़ा भी नहीं है जो रूरल एरिया से आता है, और आपने उससे 50,000 रुपये क्या लिया, फीस लिया, तो क्या उस पर जीएसटी लगना चाहिए क्या? हाँ, यहाँ पे तो उसको एग्जाम्शन एंट्री नंबर 1 में नहीं मिल रहा। बात समझ में आ रही है? फिर द टर्म रूरल एरिया मीन्स द एरिया कंप्राइजेस इन अ विलेज एज डिफाइंड इन अ लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड। तो अपना एक लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उनके हिसाब से ग्रामीण भाग और शहरी भाग ऐसे उन्होंने ऑलरेडी बाइफर्गेशन करके रखे। भाई मैं छोटे शहर में रहता हूँ जो एज गुड एज एक रूरल एरिया है, तो आपके कहने भर से आपका शहर क्या नहीं बन जाएगा, रूरल एरिया नहीं बन जाएगा। भाई हमारे पास तो मल्टीप्लेक्स थिएटर ही नहीं है, मैकडी है नहीं, बरिस्ता है नहीं, तो हम कहाँ रहते हैं, रूरल एरिया में। आपके कहने भर से वो रूरल एरिया कहलाएगा नहीं। एक्सक्लूडिंग द एरिया, ऐसे तो क्या है, बॉम्बे के बॉम्बे में जो लोग साउथ बॉम्बे में रहते हैं वो बोरीवली, कांदीवली, विरार, मलाड से आने वाले लोगों को रूरल एरिया से आई हुई पब्लिक ही बोलते हैं, और वो लोग बोलते हैं, इसका मतलब है कि मलाड, बोरीवली, कांदीवली में रहने वाले लोग क्या नहीं बन गए, रूरल एरिया में रहने वाले लोग नहीं बने। The term rural area means the area comprises in a village as defined in a land revenue record, excluding the area under any municipal committee, excluding है। अगर वो एरिया म्युनिसिपल कमिटी के अंदर आता है तो वो रूरल एरिया नहीं है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आता है तो वो रूरल एरिया नहीं है, टाउन एरिया कमिटी का अगर वहां पे अधिकार है कि वहां पे कुछ डेवलपमेंट करना है तो आपको उनसे परमिशन लेनी है, तो वो रूरल एरिया नहीं है। cantonment board or notified area committee or any area that may be notified as an urban area by the central government। सरकार ने उसको घोषित कर दिया कि ये कौन सा एरिया है, अर्बन एरिया, भले हो वो क्या है, एक विलेज, पर वो सरकार की नजर में फिर रूरल एरिया नहीं है। इतना सब कुछ उस बाबा जी के लिए किया जिसकी एज कितने साल से ऊपर होनी चाहिए, 65 ईयर के ऊपर होनी चाहिए। चलो आगे। Serv Seva Trust, a charitable trust registered under Section 12AA of Income Tax Act 61, has organized a skill development program for the old age people over the age of 65 years residing in कौन सा city, बैंगलोर सिटी। और बैंगलोर सिटी कौन सा एरिया है, अर्बन एरिया। अब सोचो इस पे आपको एग्जाम में क्या आ सकता है, क्वेश्चन या केस स्टडी आ सकती है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्व सेवा ट्रस्ट डू नॉट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ कौन सा एक्टिविटी, चैरिटेबल, क्योंकि ये सब बड़े लोग, बुजुर्ग लोग कहां से नहीं आए, रूरल एरिया से नहीं आए। द एक्टिविटी रिलेटिंग टू एडवांसमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट रिलेटिंग टू अ पर्सन ओवर द एज ऑफ 65 ईयर आर कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटी ओनली व्हेन सच पर्सन आर रिसाइडिंग इन क्या, रूरल एरिया। तो ऐसे लोगों को जब ये लोग इकट्ठा करेंगे तो उनसे उन्हें 1,000 रुपये एंट्री फी प्लस 9% CGST प्लस 9% SGST लेना होगा, और उनसे लेने होंगे 1,180 रुपीज, और ये 90 रुपीज किसको पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को। और वो बोलेंगे कि हमसे जीएसटी क्यों ले रहे हो, तो बोले आप शहर में रहते हो, अगर अपना गांव छोड़ के कहाँ नहीं आए होते, बैंगलोर में, तो आज आपके 180 रुपये बच जाते। Activities of school or college or an institution run by a trust which do not come within the ambit of charitable activity will not be exempt under entry 1 of a notification। हम पढ़ रहे स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन की कौन सी एंट्री, फर्स्ट एंट्री। भाई ऐसा है कई केसेस में कि भले इस एंट्री में आपको एग्जाम्शन नहीं है, पर आगे आने वाली एंट्री में आपको क्या मिल सकता है, एग्जाम्शन मिल सकता है। However, such activities may be exempt under entry 66 of a नोटिफिकेशन। तो ये इतना बड़ा जो 138 पेजेस का क्या है, चैप्टर है, इसमें ऐसे ढेर सारी एंट्रीज के बारे में हमें पढ़ना है। डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर प्रोवाइडेड द स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन क्वालिफाइज एज एन क्या, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो जब आप आपके बीकॉम के एडमिशन लेने गए थे तो आपने जो फीस पे की उस पर जीएसटी लगा नहीं था, भले ही आपका कॉलेज एक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता हो या नहीं चलाया जाता। अगर चलाया भी जाता तो अगर आप ऑर्फन होते, अबैंडन्ड होते, या मेंटली या फिजिकली हैंडीकैप होते तो आपसे नहीं लिया जाता, और वो एग्जाम्शन उन्हें मिलता है एंट्री नंबर 1 के माध्यम से। पर फिर भी नहीं लिया गया आपसे क्योंकि आप नॉर्मल हो, तो भी वो एंट्री कौन सा एग्जाम करता है, वो 66। अब ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्या होता है, तो ये बड़ा एक जटिल मसला है। आप बोलोगे सर आप भी तो पढ़ाते हो सीए दिनेश ओडेरास प्रोफेशनल एकेडमी में, पर वी डोंट क्वालिफाई एज एन एजुकेशनल
institution. We are a private coaching institute, and that's why we take a fees from you. We also take a GST from you, and we also pay that GST to government. अब कई सारे हॉस्टल ट्रस्ट हॉस्टल और अकोमोडेशन भी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। क्या हमने ऊपर जाके कहीं देखा था क्या हॉस्टल और अकोमोडेशन को एग्जम्पशन है करके? नहीं है। हॉस्टल अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ट्रस्ट टू अ स्टूडेंट डू नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ कौन सा एक्टिविटी? चैरिटेबल एक्टिविटी. However, accommodation services in hostel including such services provided by trust having supply up to कितना 1000 per day is exempt under entry number 14 of the notification discussed later in this chapter. पर अगर आप एक ट्रस्ट हो, अगर आप एक क्या हो ट्रस्ट हो और आप प्रोवाइड कर रहे हो कौन सी सर्विस? अकोमोडेशन, जिसकी एंट्री 1000 पर डे तक है, तो इसको क्या किया गया है? रेंट अगर 1000 है तो इसको एग्जाम किया गया, पर एंट्री नंबर 1 में नहीं। कौन सी एंट्री में? 14x नहीं। एंट्री 66 किसका है बेटा? कॉलेज और स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूशन के। आराम से सब समझ में आ जाएगा। और ज्यादातर चीजें तो क्या है कि थ्रू आउट द डे हम जहां जहां पेमेंट करते हैं, आप कॉलेजेस में जाते हो, आप जहाँ पे फी पे करते हो वहाँ पे देखिए आपको जीएसटी कहाँ लग रहा है और कहाँ नहीं लग रहा। लग रहा है तो क्यों लग रहा है, और नहीं लग रहा तो क्यों नहीं लग रहा। ये अभ्यास आपको और ज्यादा अच्छा स्टूडेंट बनाएगा। रिलीजियस यात्रास और पिलग्रिमेज, यात्राएं होती है रिलीजियस, वैष्णो देवी यात्रा होती है, शिरडी यात्रा होती है, कावड़ यात्रा होती है, लोग अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। Religious yatra, pilgrimage organized by a charitable or religious trust are not exempt. तो अगर ये लोग 2-2 लाख रुपए ले रहे हैं अमरनाथ जाने के लिए, तो साथ में 2 लाख और उस पर क्या लेना चाहिए? जीएसटी लेना चाहिए 9000 और 9000 और 18,000 और 18,000 और ये पूरे 36,000 किसको देने चाहिए? गवर्नमेंट को। Only such services or of religious pilgrimage as are provided by a specified organization. अब ये specified organization अगर ऐसी services provide करता है तो ही उसे क्या किया जाएगा? exempt किया जाएगा। In respect of a religious pilgrimage facilitated by the government of India under bilateral agreement are exempt from GST. इसके लिए एंट्री नंबर 60 डाली गई है। The term specified organization का मतलब होता है कुमोन मंडल विकास निगम लिमिटेड, ए गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड अंडरटेकिंग। तो एक उत्तराखंड गवर्नमेंट का है। हज कमिटी ऑफ इंडिया और स्टेट हज कमिटी इंक्लूडिंग द जॉइंट स्टेट कमिटी। तो ये लोग हज को मक्का मदीना जहाँ है वहां लेके जाते हैं, खास तौर पे मुस्लिम पिलग्रिमेजेस को। और ये जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा कामोन मंडल विकास निगम लिमिटेड यात्राएं ऑर्गेनाइज करती है, ये लोग इनके द्वारा दी गई हुई एक्टिविटी को एग्जम्प्ट किया गया है। इन शॉर्ट, एंट्री 60, द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द हज कमिटी एंड KMVN इन रिलेशन टू पिलग्रिमेज टू मक्का एंड कैलाश मानसरोवर रिस्पेक्टिवली आर नॉट लेविएबल टू क्या? जीएसटी। पर अगर आप कैलाश मानसरोवर के लिए क्या लेके जाते हो? यात्रा लेके जाते हो, तो आपकी जो भी रिसिप्ट है उस पर आपको क्या पे करना है? कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को पे करना। Entry 14 has been amended after issuance of this certificate. Discussion hereunder has been suitably adopted to take into consideration the amended entry. अब ये जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट का KMVN सप्लाइज नंबर ऑफ सर्विसेज, नेमली मेडिकल फैसिलिटी, कैटरिंग सर्विसेज, security accommodation services etc. to pilgrims undertaking the Kailash Mansarovar pilgrimage. Such services provided by KMVN in respect of a religious pilgrimage to Kailash Mansarovar are covered under entry 60 and thus क्या? Excel। मतलब वो पैसे लेते होंगे यात्रा के, जिसमें गाड़ी, रहना और खाना आता होगा। इसके अलावा बीच बीच में अगर किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो मेडिकल सर्विसेज भी देते हैं, खाना भी खिलाते हैं, सिक्योरिटी भी देते हैं, अकोमोडेशन भी देते हैं, हर सब कुछ इंक्लूड है। मतलब जितना भी पैसा KMVN ने लिया है यात्रियों से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए,
उतना ही पैसा लेंगे, उस पर जीएसटी लेंगे नहीं। तो ये एग्जम्पशन किसको दिया गया है? स्पेसिफाइड पर्सन को दिया गया है। तो ये पूरे पेजेस में क्या याद रखने की कोशिश करनी है, क्या क्या एग्जम्प्ट है। अरेंजिंग योगा एंड मेडिटेशन कैंप बाय क्या? चैरिटेबल ट्रस्ट, जिसके पास रजिस्ट्रेशन है किसका? 12AA का। नहीं तो हर सुबह जाके देखो जहां भी खाली ग्राउंड है कोई ना कोई क्या आयोजित करता है? योगा कैंप, और जमकर क्या लेता है? फीस लेता है। सेलिब्रिटीज लोग भी कितना सारा योगा कैंप अरेंज करते हैं, तो क्या उन्हें भी एग्जम्पशन मिल जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि वो चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है। शिल्पा शेट्टी भी लेती है योगा के क्लासेस, कृति सेनन भी लेती है, राकुल जो है ना वो आई थी राकुल प्रीत, वो भी सेलिब्रिटी योगा टीचर है। तो क्या इन लोगों ने श्रद्धा कपूर को योगा सिखा दिया, 5 लाख रुपए फीस ली, और बोलेंगे कि हमने क्या की? समाज सेवा, और सरकार को क्या ना दे? जीएसटी, तो बात बनेगी क्या? नहीं भाई, नहीं बनेगी, ऐसा नहीं चलता। As discussed above, services provided by an entity registered under Section 12AA by way of advancement of a religion, spirituality or yoga are exempt as such activities are covered in a definition of a charitable activity, है ना? Fees or consideration charged in any other form from the participation for participating in a religious yoga or meditation program or camp meant for advancement of a religion, spirituality और योगा shall be क्या? Exempt। तो ऐसी फीस हमारे यहाँ पे बड़ी बड़ी फीस कौन लेता है? योगा के लिए फीस का नाम याद आया तो सबसे पहले किसका चेहरा ध्यान में आता है? बाबा रामदेव का। फिर ये सब रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट होने के लिए सदगुरु, है ना? फिर श्री श्री रविशंकर, ये लोग अपने क्या आयोजित करते हैं? कैंप, और उसके लिए क्या लेते हैं? फीस। तो ये सिर्फ फीस लेते हैं, और उस पर क्या नहीं लेते? जीएसटी। और किसे नहीं देते? गवर्नमेंट को नहीं देते। Residential program or camps where the fees charge includes the cost of lodging and boarding shall also be exempt as long as the primary and predominant activity, objective and purpose of such residential program or camp is advancement of religion, spirituality और क्या? योगा। तो कुछ कुछ एक दिन के चलते क्या, कहीं कहीं जाओ वहीं रहो कुछ दिन तक, जिसको हम रेसिडेंशियल क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। घर से मस्त बैग वैग पैक करने की, फ्लाइट पकड़ने की, और सीधा चला जाने का कहाँ पे? हरिद्वार। वहाँ पे मस्त 5 स्टार फैसिलिटी मिलती है, बढ़िया होटल मिलता है, लॉजिंग होता है, खाना होता है, पीना होता है, और मस्त भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, योगा करो। फिर भी जीएसटी रामदेव बाबा आपसे लेंगे नहीं, और गवर्नमेंट को देंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास रजिस्ट्रेशन है। कौन से सेक्शन का? 12AA का। और साथ साथ उनकी एक्टिविटी रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी और योगा को बढ़ावा देने के लिए है। However, if charitable or religious trust merely or primarily provide accommodation to serve food and drinks against consideration in any other form, including क्या? Donation, such activity will be taxable. Similarly, activities such as holding of a fitness camp or classes as such, those aerobics, dance, music, etc. will be क्या? Taxable. Oh my God. मतलब अगर आप किसी से डोनेशन लेते हो और बदले में आप रिलीजन को बढ़ावा नहीं दे रहे, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ावा नहीं दे रहे, और योगा को बढ़ावा नहीं दे रहे, पर उनको आप रहने के लिए जगह दे रहे हो, अकोमोडेशन दे रहे हो, खाना पीना सर्व कर रहे हो, तो ये सब जितना भी पैसा आपने इन सब नाम पे लिया है उस पे आपको जीएसटी लेना है। और किसको देना है? गवर्नमेंट को देना है। आप अपनी क्लास को योगा क्लास, स्पिरिचुअलिटी क्लास या रिलीजियस क्लास का नाम दे सकते हो, पर आपने अगर करके क्या किया? एरोबिक्स के क्लासेस लिए, इलीगल वेपन के नाम पे क्या सिखा रहे हो आप? डांस सिखा रहे हो, बढ़िया सा यो हनी सिंह का क्या बजा रहे हो? म्यूजिक बजा रहे हो, तो आपको इस पे क्या लगेगा? टैक्स। मैं तो बोलता हूँ एक एग्जम्पशन लाना चाहिए, अगर मैं कभी फाइनेंस मिनिस्टर बना तो जो भी अरिजीत सिंह के कंसर्ट है इसको एग्जाम करना चाहिए, क्योंकि बेचारे पहले ही दुखी रहते हैं जो किसका गाना सुनने जाते हैं? अरिजीत सिंह। उस पे आप उससे और क्या लेते हो? जीएसटी। मतलब यार दुखों में कितना बढ़ा हो। चलो, जस्ट मैं तो बोलता हूँ स्पेसिफाइड पर्सन को अगर एग्जाम्शन दिया जा सकता है ना, तो एक एग्जाम्शन किसको दे दो? अरिजीत सिंह के कंसर्ट को जरूर देना चाहिए। अरे जस्ट किडिंग, अरिजीत सिंह भी सुन रहा होगा, फिर बोल रहा होगा सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं, रोते रहे भाई।
भव्य, क्या नाम है यार ये, भव्य ज्योति फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड भी है, कौन से सेक्शन में, 12AA, हैज ऑर्गेनाइज्ड अ मेडिटेशन कैंप, ध्यान योगा केंद्र, ध्यान लगा वहां पे, फॉर द ओल्ड एज पीपल। जीएसटी वुड बी exempt on same as services provided by a entity registered under 12AA by way of advancement of क्या, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और योगा आर क्या, exempt। तो भाई योगा नहीं कर रहे, वहां पे जाके मेडिटेशन करना है आपको। अब मेडिटेशन किससे जुड़ा हुआ है, अपने रिलीजन से, अपने स्पिरिचुअलिटी से, तो ठीक है आप मेडिटेशन कैंप ले सकते हो। पर अगर आपके घर के सामने, बिल्डिंग के सामने कोई मेडिटेशन कैंप लेता है और 10,000 रुपए एक महीने की क्या लेता है आपसे, फीस लेता है, उसको एग्जाम करेंगे क्या, नहीं। हेल्थ क्लब कोई चला रहा है और वहां पे योगा सिखा रहा है, तो क्या उसको एग्जामेशन होगा क्या, नहीं, क्योंकि ये हेल्थ क्लब अपने आप में पहले ही क्या नहीं है, चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है। पर क्या चैरिटेबल ट्रस्ट का हेल्थ क्लब हो जहां वो योगा नहीं सिखा रहे पर पूरा बॉडी फिटनेस के बारे में ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा क्या, हाँ, क्योंकि जिम में जाके योगा करना रिलीजन से जुड़ा हुआ नहीं है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ नहीं है, और उसमें योगा का कोई भी नाम मात्र समावेश नहीं है। तो हो सकता है ना एक हाईफाई जिम रिलीजियस ट्रस्ट भी चला है। हॉस्पिटल्स मैनेज बाय क्या, चैरिटेबल ट्रस्ट। अब चैरिटेबल ट्रस्ट अपने क्या चलाते हैं, हॉस्पिटल्स भी चलाते हैं। exemptions available to health care services under entry क्या, 74 ऑफ अ नोटिफिकेशन, ढेर सारी एंट्री है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ये एग्जामेशन का जो नोटिफिकेशन आया था ये काफी लेंदी है और इसमें समय समय पे बदलाव भी हुए हैं। आज जो अपन पढ़ रहे हैं वो इंक्लूडिंग ऑल द क्या है, चेंजेस। is also applicable to the services provided by a clinical establishment and authorized medical practitioner or paramedics of a religious or a charitable trust also। तो वैसे तो क्या है, हेल्थ केयर सर्विसेज ऑलरेडी हर क्षेत्र, हर प्रकार की क्या है, एग्जाम्प्ट है। फिर चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दे रही हो हेल्थ केयर सर्विसेज, या कोई इंडिविजुअल प्रोप्राइटर प्रैक्टिशनर डॉक्टर दे रहा हो, या कोई क्या दे रहा हो, ट्रस्ट दे रहा हो, अगर वो सर्विसेज कवर्ड होती है हेल्थ केयर सर्विसेज में, और इसमें पैरामेडिकल सर्विसेज भी इंक्लूड होती है। ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल क्या, एक्टिविटीज, सर्विसेज बाय वे ऑफ अ ट्रेनिंग और कोचिंग इन अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटिंग टू क्या, आर्ट एंड कल्चर, संस्कृति को और कला को बढ़ावा देने के लिए अगर आप क्या चलाते हो, कोई ट्रेनिंग या कोचिंग एक्टिविटी चलाते हो। स्पोर्ट बाय बाय अ चैरिटेबल एंटिटी, अब ये कोई भी चला सकता है। अब सानिया मिर्जा की अपनी खुद की अकेडमी है हैदराबाद में जहां वो टेनिस पढ़ाती है बच्चों को, है ना। बैडमिंटन की अकेडमी है, पीवी सिंधु की अपनी खुद की, और वीरेंद्र सहवाग की खुद की क्रिकेट अकेडमी है, बराबर है। तो क्या इन लोगों की एक्टिविटी को एग्जाम किया जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि ये क्या नहीं है, अपने आप में चैरिटेबल एंटिटी नहीं है, भले स्पोर्ट आर्ट और कल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज या सेवाएं ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आप एक 12AA में रजिस्टर्ड क्या हो, चैरिटेबल ट्रस्ट हो, और कला, संस्कृति और खेल से जुड़ी हुई सेवाएं लोगों को दे रहे हो, तो फिर आपकी एक्टिविटी पे क्या नहीं लगेगा, जीएसटी। तो किसी भी चैरिटेबल ट्रस्ट में अपने बच्चे को क्रिकेट सीखने के लिए भेज सकते हो आप लोग, कबड्डी सीखने के लिए भेज सकते हो, मलखाम सीखने के लिए भेज सकते हो, और आपसे अगर वो 20,000 रुपये भी चार्ज लेता है तो उस पर क्या नहीं लगाएंगे, जीएसटी। It is important to note that exemption with regard to services provided by way of a training or coaching in a recreational activity relating to the sport has a restricted scope। हर स्पोर्ट इसमें कवर हुआ नहीं है। Here, said exemption is available only when the said services are provided by a charitable entity or not by an other than any person who is not a charitable entity registered under section 12AA। Let us analyze the term recreational activities क्या होती है। The term recreational activity is very wide। जहां पे भी आपको लगता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्रिएशनल, तो इन्होंने खुद ही बोल दिया कि एक वाइड टर्म है। हाउएवर अंडर दिस एंट्री द स्कोप ऑफ अ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू द एरिया ऑफ आर्ट, कल्चर एंड स्पोर्ट। हेंस ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी इन द एरियाज अदर देन आर्ट, कल्चर और स्पोर्ट इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ क्या,
this entry. Further training or coaching relating to all forms of art, culture and sport is covered under this entry, namely dance, music, painting, sculpture making, literary activities, theater of any school, tradition or language, any of the sport. ये हो सकता है, कोई भी हो सकती है वो, जो जुड़ी होनी चाहिए कला से, कल्चर से और स्पोर्ट्स। क्या है नाम है? मानवता संस्थान, ए चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA हैज ऑर्गेनाइज्ड basketball training camp for teenagers. GST would be exempt on the same as services provided by a entity. ये तो रजिस्टर्ड है 12AA में, और ये स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई क्या दे रहे हैं? सर्विसेज दे रहे हैं। पर अगर कोई प्राइवेट कोच बास्केटबॉल का समर कैंप आयोजित करता है तो क्या उसे एग्जाम किया जाएगा? क्या नहीं। तो क्या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट स्विमिंग टैंक रन करता है और समर्स में लोगों से सब्सक्रिप्शन लेता है तो क्या उसे एग्जाम किया जाएगा? क्या हाँ, क्योंकि स्विमिंग करना भी किसका हिस्सा है? रिक्रिएशनल एक्टिविटी है और स्पोर्ट का हिस्सा है। पर अगर स्विमिंग टैंक किसी 5 स्टार होटल का है तो क्या उसे एग्जाम किया जाएगा? क्या नहीं, क्योंकि उनके पास 12AA का रजिस्ट्रेशन नहीं है। हालांकि 12AA के रजिस्ट्रेशन वाले सब लोग रहते वहां है 5 स्टार होटल्स में। विडंबना है अपने देश की कि सबसे ज्यादा सुखी वही होता है जो क्या करता है आज की तारीख में? समाज से, उनकी सेवा बहुत होती है। जीएसटी ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड टू क्या? चैरिटेबल ट्रस्ट। अब देखो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट इज अ डिफरेंट थिंग, और कोई व्यक्ति अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसे? चैरिटेबल ट्रस्ट को। अब चैरिटेबल ट्रस्ट अगर बास्केटबॉल का खेल आयोजित करता है या ट्रेनिंग देता है तो कोई ना कोई तो उसको बास्केटबॉल बेच रहा होगा, कोई ना कोई तो वहां जाके मेंटेन कर रहा होगा, कोई ना कोई तो उनके बिल्डिंग का मेंटेनेंस देख रहा होगा, तो उन्हें भी तो कई लोग क्या देते हैं? सर्विसेज देते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट आर नॉट आउटसाइड द एम्बिट ऑफ अ जीएसटी, मतलब इस पे जीएसटी लगता है। Unless specifically exempt, all goods and services supplied to a charitable or religious trust are leviable to क्या? जीएसटी। मतलब बात एकदम साफ है। आपकी शॉप है स्पोर्ट मटेरियल की, आपको एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया 10 लाख रुपए के बैट, बॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जिम के मटेरियल, ये सब आपको सप्लाई करने चैरिटेबल ट्रस्ट को। अब आपको इतना पता है कि आप अगर चैरिटेबल ट्रस्ट हो तो आप अगर सेवाएं दोगे एज अ ट्रस्ट तो आपको जीएसटी कलेक्ट करना नहीं है, पर आप तो बिजनेसमैन, आपको तो उन्हें माल बेचना है। आप अपना नॉर्मल इनवॉइस बनाइए, ये सब गुड्स की कीमत उस पे जो भी रेट होगा उससे ये सीजीएसटी और ये एसजीएसटी या तो क्या आईजीएसटी। तो आप इस गनीमत में या इसमें मत रहिए बहकावे में कि मैंने गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की है किसे? चैरिटेबल ट्रस्ट को, तो मेरे सेल पे भी मुझे कलेक्ट नहीं करना है जीएसटी और गवर्नमेंट को पे नहीं करना है। बहुत फर्क है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट और सर्विसेज प्रोवाइडेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट। तो कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, ट्रस्ट वालों को लगता है अरे हम तो ट्रस्ट है, हमको तो क्या नहीं लगता जीएसटी। अरे भाई समझो ना, आपको जीएसटी नहीं लगता मतलब आप जो फीस और चार्जेस ले रहे हो उस पे जीएसटी मत लीजिए और गवर्नमेंट को मत। पर आप अगर कोई चीज खरीद रहे हो, साबुन खरीद रहे हो, फेस वॉश खरीद रहे हो, कॉस्मेटिक खरीद रहे हो, तो आपको तो खरीदते वक्त क्या पे करना है? जीएसटी। सामने वाले से क्या बोलोगे कि नहीं नहीं खबरदार, जो मेरे बिल में क्या लगाया? जीएसटी, क्योंकि मैं क्या हूं? एक 12AA सर्टिफिकेट धारी चैरिटेबल ट्रस्ट हूं। ऐसे थोड़ी ना चलेगा। कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस क्या? सेरेमनी। अब कौन रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करता है? ये पंडित जी दिखाए यहाँ पे, लोगों की क्या लगवा रहे हैं? शादी। शादी लगवाना मतलब बीच में आग लगाना। ये देखो यहाँ पे भी बराबर क्या लगा के रखी है उन्होंने? आग। तो जहां भी शादी लगती है उसी दिन वहां क्या जलती है? भयंकर वाली आग। और उसी को साक्षी मान के हम क्या लेते हैं? वचन लेते हैं और वचन देते हैं। अब इसमें एक एंट्री है 13A ऑफ अ नोटिफिकेशन। इट कैन बी इन्फर्ड दैट द अमाउंट चार्ज बाय वट एवर नेम कॉल्ड, दक्षिणा बोल लो, आप उसको भिक्षा बोल लो, जो नाम भी आपको देना है वो दे दो, फॉर द कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी इज एग्जाम फ्रॉम क्या? जीएसटी। रिलीजियस सेरेमनी आर लाइफ साइकिल रिचुअल इंक्लूडिंग स्पेशल रिलीजियस पूजास conducted in terms of a religious
text by a person so authorized by such religious text. Occasions like birth, marriage and death. तो अपन तो हिंदुस्तानी है, जन्म हो, शादी हो, शादी के बाद मौत हो, इन्वॉल्व एलोबरेट रिलीजियस क्या सेरेमनीज, धार्मिक जो गतिविधियां अपने घर में होती है, हर घर में होती है, हम किसी ना किसी पंडित जी को बुलाते हैं जिसको उसकी सबकी क्या है मंत्रों की और वेदों की जानकारी, और बदले में वो हमसे क्या लेते हैं, फीस लेते हैं। आजकल इनकी फीस भी काफी बढ़ चुकी है, एक एक शादी के एक एक पंडित जी 2,51,000 रुपए लेना चालू कर दिए अभी छोटे मोटे फंक्शन। इट्स अ ह्यूज फीस। और अगर एक शादी के सीजन में महाराज ने रोज एक शादी पकड़ के 2 महीने में 50 एक शादी कर दी तो हो गया 1 CR रुपए बाबा जी का पक्का। फिर भी बाबा जी आपसे सिर्फ दक्षिणा लेंगे, आपसे क्या नहीं देंगे, जीएसटी, और किसे नहीं देंगे, गवर्नमेंट को नहीं देंगे। और आप बोलो बाबा जी को कि एक इनवॉइस जारी करो, बाबा जी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय यू, तो बाबा जी आपको इनवॉइस नहीं देंगे, बाबा जी दिखाएंगे आपको एंट्री नंबर 13A और बोलेंगे कि हमको क्या मिले वाला है, इसमें से एग्जम्पशन मिले वाला है। अरे हंसो मत। रामानंद जोशी अ प्रिएस्ट मतलब पुजारी चार्जेस ₹12,000 फॉर कंडक्टिंग अ रिलीजियस सेरेमनी ऑन बर्थडे ऑफ घनश्याम का बेटा। द अमाउंट चार्ज फॉर अ कंडक्ट ऑफ एनी रिलीजियस सेरेमनी इज एग्जम फ्रॉम क्या, जीएसटी। मतलब पुजारियों को अपनी सेवाओं के बदले सिर्फ फीस लेनी है, दक्षिणा लेनी है, उस पर जीएसटी लेना नहीं। क्यों हंसी रे? रेंटिंग ऑफ precincts of religious place mean for a general public। तो क्या होता है, किसी भी बड़े मंदिर में बहुत सारी जगह और प्रॉपर्टीज होती है, और इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज बड़े बड़े हॉल को ये कभी कभी क्या देते हैं, रेंट पे भी देते हैं। एंट्री 13B ऑफ अ नोटिफिकेशन एग्जाम्प्ट रेंटिंग ऑफ अ precincts of a religious place meant for a general public owned by an entity जो registered है under any of the specified section of a income tax act, जो होते हैं section 12 या हो सकता है section 10। For a consideration, charge for such renting does not exceed the prescribed ceiling limit as a given said in the entry। मतलब शॉप है तो उसका रेंट कितने से ज्यादा होगा तो जीएसटी लग जाएगा 10,000 या 10,000 से ज्यादा, और कमरे है तो 999 तक क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। Thus, this exemption is determined on the basis of amount of consideration charged from such renting। ये exemption डिपेंड करता है किस पे, कि अमाउंट कितनी चार्ज की जा रही है। तो आप जाइए ना किसी रिलीजियस मंदिर में, आपको कमरे मिल जाएंगे अलग अलग टाइप के, बिल्कुल 300 रुपए रोज से लेके तो 3,000 रुपए रोज तक। Let us understand the meaning of a terms of a religious place, general public and precincts। इन सब चीजों का मतलब समझे बिना थोड़ी ना समझ पाएंगे। रिलीजियस प्लेस क्या होती है, मीन्स अ प्लेस विच इज प्राइमरीली मीन फॉर कंडक्ट ऑफ अ प्रेयर्स और वर्शिप पर्टेनिंग टू द रिलीजन, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी। सिंपल सिंपल मंदिर, सिंपल टर्म में क्या आ गए सारे के सारे हमारे भारत में मंदिर। जनरल पब्लिक मतलब आप और हम, मैं तो कुछ ज्यादा ही जनरल हूं। जनरल पब्लिक मीन्स द बॉडी ऑफ अ people at large sufficiently defined by some common quantity or public or impersonal nature। किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे अपन, जो जनरली आपको भीड़ दिखती है वो क्या है, जनरल पब्लिक। द वर्ड precincts is not to be interpreted in a restricted manner and all immovable property of a religious place located within the outer boundary wall of a complex of a building and facilities in which the religious place is located is to be considered as being located in the precincts of a religious place। मतलब ये रहा मंदिर, इस मंदिर के आसपास की 15 एकड़ जमीन जहां पे उस मंदिर की क्या है, कंपाउंड वॉल है, ये पूरी की पूरी जगह कवर्ड है किसमें, प्रीसिंक्ट्स में। फिर इसमें से वो कहीं पे भी कुछ भी बना के इमूवेबल प्रॉपर्टी को क्या दे सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं। तो होते हैं ना कई बड़े बड़े प्रीमाइसेस है, अक्षरधाम मंदिर ही देख लो दिल्ली का, ह्यूज प्रीमाइसेस। द इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड इन द इमीडिएट
vicinity and surrounding of a religious place and owned by the religious place or under the same management as a religious place may be considered as being located in the precincts of a religious place and extended the benefit of above exemption. मतलब यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी बना लो और उसको रेंट पे दे दो. रेंट की लिमिट है 999 और 9999. इसके ऊपर गया तो ही आपको क्या चार्ज करना है? जीएसटी. यहाँ तक क्या नहीं लेना है? जीएसटी. Activities other than conduct of a religious ceremony and renting of a precincts of a religious place will be taxable irrespective of a manner or the name in which the consideration is received. हाँ. इसके अलावा अगर आप किसी भी चीज के पैसे लेते हो किसी से भी तो वो आपकी इनकम है, उस पर आपको पैसा भी लेना है और जीएसटी भी लेना है. एग्जाम्पल, इफ डोनेशन इज रिसीव्ड विद अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द डोनर एंड द रिसीवर मतलब ट्रस्ट दैट रिलीजियस प्लेस विल होस्ट एन एडवर्टाइजमेंट प्रमोटिंग द बिजनेस ऑफ अ क्या डोनर, सच डोनेशन विल बी सब्जेक्ट टू जीएसटी. हाउएवर इफ अ डोनेशन इज रिसीव्ड विदाउट सच इंस्ट्रक्शन और विदाउट क्विड प्रो क्यो मतलब जिसने डोनेशन दिया है उसको बदले में कुछ भी मिल नहीं रहा, समथिंग इन रिटर्न नहीं है, in the form of a supply of an goods or services or by both the receiver to the donor, it shall not be subject to क्या जीएसटी. पर मैं डोनेशन दे रहा हूं बदले में मुझे मेरा कुछ ना कुछ क्या करवा लेना है, फायदा पब्लिसिटी करवा लेनी है, तो फिर आपको उसकी डोनेशन पे भी क्या पे करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा. इंटरेस्टिंग है. दुर्गा देवी ट्रस्ट ए रिलीजियस ट्रस्ट जिसके पास 12(1) या पावरफुल क्या है एक सर्टिफिकेट भी है, owns and manages a temple in their locality. It rents the commercial shop located in the precincts of a temple for a rent of 10,000 per month per shop. The consideration so received is liable to GST as such services are exempt only when consideration is less than कितना 10,000. 9,999 तक रेंट ले सकते हो, 10,000 या उससे ऊपर लेने का नहीं. पर मंथ, पर मंथ है कि पर एनम है, पर मंथ. पर शॉप है कि ऑल शॉप है, पर शॉप. सर्व शिक्षा फाउंडेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड है सेक्शन 10 में. इधर चलता चैरिटेबल में 12AA ही चल होना चाहिए, पर रिलीजियस में 12AA भी चलता और 10 का भी चलता. ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ओन एंड मैनेजेस गुरुद्वारा. It rents the community hall located in the precincts of a Gurudwara for a rent of कितना 9,000 per day for a marriage function. The consideration so received is exempt. क्यों? क्योंकि ये किससे कम है, 10,000 से कम है. कमरे की लिमिट कितनी है, 1,000. अब होती है कुछ 2 नंबर की एंट्री आती है इसमें. ये एंट्री 1 थी बड़े से क्या एग्जम्पशन के नोटिफिकेशन की. अब आती है एंट्री नंबर क्या 2, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज. सॉरी एंट्री नंबर 2 नहीं, इसकी कई सारी एंट्रीज है. 24 में भी है, 24 में भी है, 53 में भी है और 54 में भी है. तो ये आईसीआई ने इसको समराइज करके एक जगह कर दिया है जो सर्विसेज रिलेटेड टू है किससे, एग्रीकल्चर. अब इसमें दिया सर्विसेज बाय वे ऑफ लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ राइस. सिर्फ राइस की बात हुई है, यहाँ पे गेहूं की बात हो रही है क्या, नहीं. तो आपके पास एक वेयर हाउस है बहुत बड़ा जहां आप क्या स्टोर करते हो, राइस. और स्टोर करने के बदले में जो भी ओनर है उस राइस का उससे क्या लेते हो, रेंट. तो सिर्फ रेंट लेने का, जीएसटी लेने का नहीं और सरकार को देने का भी नहीं है ना. स्पेसिफिक है. सिर्फ किसकी बात हो रही है, राइस की. सर्विसेज बाय मतलब इसमें सब आ गया, लोडिंग भी आ गया, अनलोडिंग भी आ गया, पैकिंग भी आ गया और स्टोरेज भी आ गया. सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. अब आपको भी नहीं पता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, देंगे समझा के बताएंगे क्या इसमें आता है और क्या नहीं आता. फिर ये भी एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटी है, इसको भी एग्जम्पशन है. सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज करो, वेयर हाउसिंग करो, सीरियल्स, पर्सेस, फ्रूट्स एंड नट्स एंड वेजिटेबल एंड स्पाइसेस एंड कोपरा. कोपरा मतलब क्या, वो नारियल का जो होता है ना, खोबरा बोलते हैं उसको कोपरा बोलते हैं. शुगर केन मतलब गन्ना, जैगरी मतलब गुड़, रॉ वेजिटेबल, फाइबर सच एज कॉटन, फ्लैक्स, जूट एक्सेट्रा. इंडिगो अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको. टोबैको में भी कौन सा टोबैको, अनमैन्युफैक्चर्ड. उसमें केमिकल डाल के अगर सिगरेट बना दी तो मैन्युफैक्चर्ड टोबैको है.
बिटल लीव्स, तेंदू लीव्स एंड कॉफी एंड टी। चलो भगवान ने अच्छा काम किया, चाय कॉफी के स्टोरेज को क्या कर दिया, एग्जाम कर दिया। अगर ऐसी कोई सेवाएं किसी को देता है और इन सब चीजों को वहां पे स्टोर करने के बदले में क्या लेता है, रेंट लेता है, तो साथ में जीएसटी लेने का नहीं। सर्विसेज बाय वे ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब जहाँ पे गेहूं चावल खाने पीने की चीजें रखी होती है वहां पे कीड़े बहुत होते हैं, जो अनाज में कीड़े पड़ते हैं ना, फिर हम घर पे क्या करते हैं, वो गोली आती है छोटी छोटी, वो डाल देते हैं। और बड़े गोडाउन्स में क्या किया जाता है, फ्यूमिगेशन किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, जिससे वो जो कीड़े होते हैं जो अनाज को डंक मारते हैं वो सब मर जाए। तो लोग होते हैं जो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये देखो बाजू में एक पीपी किट पहन के क्या कर रहा है बंदा, स्प्रे कर रहा है, कीड़े मार रहा है। इनको बुलाओ, बहुत जरूरत है इनकी, कीड़े मारने वालों की बहुत कीड़े हैं लोगों में। 54 services relating to the cultivation of a plant and rearing of all life forms of animal except the rearing of क्या, horses for food, fiber, fuel, raw material and other similar product or agriculture produce by way of। अब कई लोग प्लांट को और एनिमल्स को रियरिंग करने के लिए भी क्या प्रोवाइड करते हैं, सेवाएं प्रोवाइड करते हैं। एग्रीकल्चर ऑपरेशन डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन और टेस्टिंग। तो मान के चलो आपके पास एक बहुत बड़ा हार्वेस्टर मशीन है, आप कभी रास्ते से जा रहे होगे तो आपको दिखेगा, उसमें ऐसे गोल गोल क्या लगे होते हैं, सामने कटर्स लगे होते हैं, जो ऐसे खेतों पे चलता है और गेहूं की फसल को या सरसों की फसल को क्या करता है, काटता है। तो वो तो फ्री में नहीं दे रहा है ना अपनी सर्विसेज, उसके बदले में किसान से क्या ले रहा है वो, फीस, चार्ज, रेंट, जो भी नाम बोलोगे, कुछ ना कुछ तो क्या ले रहा है, कंसिडरेशन। इसको एंट्री नंबर 54 में क्या कर दिया गया, एग्जाम। थ्रेशिंग देखा है आपने, सोयाबीन्स होते हैं, उसको तुअर होती है, चना होता है, इसको एक थ्रेशर में डाला जाता है, जहां से उसका ऊपर का जो छिलका होता है वो अलग निकलता है और उसके जो बीन्स होते हैं वो अलग निकलते हैं। वो फिर बोरों में भर के आपको आपका प्रोडक्ट दे देते हैं, अपना चार्जेस लेते हैं पर बैग पर बोरा, तो वो लोग निकल जाते हैं जिनके पास से मशीन्स होती है। तो उन्होंने जो भी आपसे चार्ज लिया है उस पर वो क्या नहीं चार्ज करेंगे, जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। सप्लाई ऑफ क्या, फार्म लेबर। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो लेबर इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि कहाँ सप्लाई करता है, किसानों की खेती के लिए, तो आप एक ठेकेदार हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, किसका सप्लाई करते हो, लेबर का। तो सिर्फ लेबर के जो चार्जेस है वो लेने का, उस पर जीएसटी लेने का नहीं। प्रोसेस कैरिड आउट एट एन एग्रीकल्चर फार्म इंक्लूडिंग टेंडिंग, pruning, cutting, harvesting, drying, cleaning, trimming, sun dyeing, fumigating, curing, sorting, guarding, cooling or bulk package and such like operation which do not alter the essential characteristics of agriculture produce but make it only marketable for the primary market। अब किसान क्या करता है, अपने खेतों से फसल निकालने के बाद उसको ड्राई करता है, धूप में सुखाता है, उस पर स्प्रे करता है, उसका डस्ट निकालता है, उसको साफ करता है, मिट्टी कंकर हो उसमें तो उसको क्या करता है, दूर करता है। फिर उसके लिए वो मशीनरी या तो खरीदता है या तो किसी से हायर करता है और बदले में क्या पे करता है उसे, चार्जेस। तो जिसने भी ये सर्विसेज दी है उस पे क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि आप ये सर्विसेज किसानों को या एग्रीकल्चरिस्ट को दे रहे हैं। Renting or leasing of agro machinery or vacant land with a without a structure incidental to its use। आप अगर आप कोई भी एग्रो मशीनरी किसी पे लीज पे दे रहे हो या वैकेंट लैंड लीज पे दे रहे हो, आपके पास एक जमीन है जिसपे खेती की जा सकती है और उसपे कोई फार्म हाउस या ऐसी कोई चीज बनी हुई नहीं है, सिर्फ खेत है, आप दे दीजिए। बदले में खेत तो भाड़े से देते हैं ना लोग, बड़े बड़े लोगों के पास खेत होते हैं जो खुद खेती करते नहीं, मक्ता बटाई ऐसे इसके कई सारे क्या है, नाम है। तो आपने ये लैंड, वैकेंट लैंड दी है किसी को, किसान को यूज करने के लिए, तो उस पे आपको क्या नहीं लेना है, जीएसटी। फिर आप सेवाएं देते हो, लोडिंग करना, अनलोडिंग करना, पैकिंग करना, स्टोरेज करना या वेयर हाउस करना ऑफ एग्रीकल्चर क्या, प्रोड्यूस। आप क्या आजू बाजू में ढेर सारे किसान है, खेत है, आपने एक ढेर सा बहुत सा बड़ा क्या बना के रखा है, खुद का वेयर हाउस, जहां किसान आके अपने गुड्स को क्या करते हैं, स्टोर। और आप जब तक उसको नहीं बेचना पूरी केयर करते हो उसके गुड्स की,
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, और उससे रेंट लेते हो, इस पे आपको क्या नहीं लेना है, जीएसटी। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, अब आई एम नॉट श्योर कि व्हाट एग्जैक्टली कम अंडर दिस एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या सर्विसेज, और शायद खेती को आगे बढ़ाने के लिए और भी अगर आप उन्हें क्या देते हो, सेवाएं देते हो। ये सब सर्विसेज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, सर्विस। तो कोई अगर फर्टिलाइजर सेल कर रहा है एग्रीकल्चर इसको, तो उस पर जीएसटी लगता है। पेस्टिसाइड सेल कर रहा है तो उस पर जीएसटी लगता है, क्योंकि ये गुड्स का सेल है, ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जा रही। सर्विसेज बाय एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, एपीएमसी का नाम सुना है आपने, जिसके लिए किसान अभी क्या कर रहे हैं, हड़ताल, क्योंकि इनकी पावर क्या करने में आ रही है, कम। और बोर्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कमीशन एजेंट फॉर सेल और परचेस ऑफ एग्रीकल्चर क्या प्रोड्यूस। तो देखो कहीं पे भी जो आपको एपीएमसी दिखेगी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, ये एक बहुत बड़ा एरिया होता है। इसमें बहुत सारे किसान अपना क्या लेके आते हैं, गुड्स लेके आते हैं, प्रोड्यूस लेके आते हैं, गेहूं लेके आते हैं, बाजरा लेके आते हैं, राइस लेके आते हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन रहते हैं जो इसको खरीदते हैं यहाँ से बोली लगा के, बराबर है ना। बिजनेसमैन और किसान को कनेक्ट करने वाला बीच में क्या होता है, ब्रोकर, जो 2 रुपया ब्रोकरेज लेता है किसानों से और 2 रुपया ब्रोकरेज लेता है किससे, बिजनेसमैन से। इस ब्रोकर को लाइसेंस देने वाली एक एपीएमसी कमेटी होती है, एक मैनेजिंग कमेटी होती है। ये लोग यहाँ पे शेड प्रोवाइड कराते हैं, पीने का पानी प्रोवाइड कराते हैं, 2 4 5 10 रुपए एंट्री फी रखते होंगे, यहाँ पार्किंग के लिए भी सुविधा प्रोवाइड कराते हैं, और किसान को कभी कभी अकोमोडेशन देने के लिए कमरे भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसा एक एपीएमसी का स्ट्रक्चर हमारे देश में चलता है। यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी और बोर्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय क्या, कमीशन एजेंट फॉर सेल और परचेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में ये कमीशन एजेंट का भी जितना कमीशन बनता है उसको भी जीएसटी से क्या किया गया है, एग्जाम। ये कमिटी का जो भी एपीएमसी कमिटी का जितना भी इनकम है उसको भी जीएसटी से क्या किया गया है, एग्जाम किया गया। सर्विसेज बायो ऑफ फ्यूमिगेशन इन अ वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ऐसी सेवाएं आप अगर देते हो तो उस पर जीएसटी लगेगा नहीं। Carrying out an intermediate production process as job work in relation to the cultivation of plant and rearing of all life forms of क्या animal except for rearing of horses for foods, fiber, fuel, raw material or other similar produce or agriculture produce। rearing का मतलब क्या होता है, पैदाश करना एक प्रकार से। तो आप जानवर रखते हो, शिप रखते हो, और एक शिप से कई सारी, 2 शिप से कई सारी शिप्स बनाते हो ताकि आप उससे वुलन निकाल सको, है ना। तो ऐसे लोगों से आप फाइबर निकालो, उनसे फूड निकालो, इन सब की सेवाएं भी क्या है, एग्जाम्प्ट है। पर इसमें क्या नहीं आते, रेयरिंग ऑफ हॉर्सेस नहीं आता, क्योंकि फिर हॉर्सेस को कहाँ दौड़ाया जाता है, रेस में, और उससे करोड़ों रुपए का क्या होता है, बिजनेस, और वो एक प्रकार की लग्जरी सर्विस भी है। सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ अ लाइव स्टॉक अदर देन क्या, हॉर्सेस। तो जैसे नहीं होती है प्रेगनेंसी ह्यूमंस में, तो अपन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं, तो ऐसे एनिमल्स में भी किया जाता है। तो ये सर्विसेज भी एग्जाम कर दी गई है। अब देखते हैं इसका एनालिसिस, इज अ लेंथी डिस्कशन, जस्ट गो ऑन रीडिंग। The word services relating to the cultivation of plant and rearing of all the life forms of animal except the rearing of क्या, horses, चाहे वो फूड के लिए हो, फाइबर के लिए हो, फ्यूल के लिए हो, या रॉ मटेरियल के लिए हो। Used in the entry 54 includes the activity of breeding of a fish, जिसको पिसिकल्चर भी बोला जाता है, मत्स्योत्पादन। रियरिंग ऑफ अ सिल्क वॉर्म, वो सिल्क के लिए जो कीड़ा होता है ना, सिल्क जो होता है ना वो, जिसको सेरिकल्चर भी बोला जाता है। कल्टीवेशन ऑफ ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, जिसको क्या बोला जाता है, फ्लोरिकल्चर। एंड हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ये सब सर्विसेज को क्या किया गया है, एग्जाम। Further, the term agricultural produce means any produce out of a cultivation of a plant and rearing of a live forms of animal except the rearing of horses, चाहे वो फूड के लिए हो, फाइबर के लिए हो, फ्यूल के लिए हो, या रॉ मटेरियल के लिए हो, और अदर सिमिलर प्रोडक्ट on which either no further processing is done or processing is done as is usually done by a cultivator or producer, which does not alter its essential characteristics but make it marketable for the primary market। तो ऐसा है ना कि कई बार चीजों पे प्रोसेस किया जाता है, वो इसलिए जरूरी होता है क्योंकि वो सब किए बिना वो माल बिकता नहीं है। अब मार्केट में अगर आप सोयाबीन खरीदते हो
तो सोयाबीन क्या उसके छिलके के साथ खरीदता जाता बेचा जाता है क्या? नहीं, कम से कम उसका छिलका तो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। मटर छिलके के साथ बेचे जाते हैं क्या? नहीं, छिलका अलग और मटर अलग करना ही पड़ता है, तभी तो बिकेगा। It is important to note that agriculture produce is either subject to no further processing, or if any processing is undertaken or the agriculture produce, it should not alter its essential characteristics but make it marketable for कौन सा मार्केट? प्राइमरी। अब जैसे सोयाबीन का छिलका निकाल के सोयाबीन बेचा, तो छिलका निकालने की जो सर्विसेज है उसके लिए जिसने भी कोई चार्ज लिया है उस पर क्या नहीं लेगा? जीएसटी। पर बाद में वो सोयाबीन खरीद के उसका ऑयल बनाते हैं और उसको ब्रांड करके बेचते हैं, तो फिर उसका तो फॉर्म ही क्या हो गया, अल्टर हो गया। अब वो सोयाबीन नहीं रहा, वो क्या बन चुका है, सोयाबीन ऑयल बन चुका है। Few instances of the processes are the processes carried out at an agriculture farm, including tending, pruning, cutting, harvesting, dyeing, cleaning, trimming, etc. तो छिलके निकालने को ट्रिमिंग भी बोलते हैं, हम थ्रेशिंग करना बोलते हैं। Let us examine what is exempt under entry number 54. Entry number 54 exempt the agriculture operations directly related to production of any agriculture produce such as cultivation, harvesting, threshing, plant protection or testing. Further process carried out at an agriculture farm including tending, pruning, cutting, harvesting, dyeing, cleaning, trimming, such as dyeing, fumigation, curing, sorting, guarding, cooling, or bulk packaging, and any such like operation which do not alter the essential characteristic of agriculture produce but make it अवेलेबल फॉर मार्केट। मतलब अगर सब स्वरूप ही बदल देते हो आप तो फिर वो सर्विसेज एग्जाम नहीं है। In a view of the same, following processes are outside the purview of this entry. अब इस पे केस स्टडी बनेगी और एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन, क्योंकि इससे स्वरूप ही क्या हो जाएगा उस प्राइमरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, चेंज। प्रोसेस विच अल्टर द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोड्यूस, फॉर इंस्टेंस पोटैटो चिप्स। अब पोटैटो को धो के उसको पैक करके अगर बेच रहे हो तो पोटैटो का तो क्या है, पोटैटो ही है। अभी इधर से आलू डाला और उधर से सोना निकला क्या, नहीं। पर पोटैटो का अगर आप क्या बना लो, चिप्स, तो वो सच में सोना ही है। वो राहुल गांधी को ये बोलना चाहिए था कि इधर से आलू डालूंगा उधर से चिप्स निकलेगा, तो उसने चिप्स के जगह क्या वर्ड यूज किया, गोल्ड। अब क्या चिप्स के रेट क्या सोने से कम है क्या? इतनू सा चिप्स, इतनी सारी हवा, और कितने रुपए लेते हैं, 10 रुपए। नहीं, ये चिप्स का पैकेट देखो ना, ये चिप्स का पैकेट देखो कभी, इसमें इतनू सा क्या रहता है, चिप्स, और इतनी सारी क्या रहती है, हवा। ये आलू और ये चिप्स है 1 रुपए का, हवा है 9 रुपए की, और ये पैकेट अपन खरीदते हैं 10 में। टोमेटो, तो टोमेटो ठीक है, टोमेटो का टोमेटो क्या बना दिया, केचप। इधर से टोमेटो डालूंगा उधर से केचप निकलेगा। आर मैन्युफैक्चर्ड थ्रू द प्रोसेस विच अल्टर द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फार्म प्रोड्यूस, पोटैटोज एंड टोमेटो इन दिस केस। तो फिर आपको पूछेगा कि मिस्टर एक्स पोटैटो खरीदता है, चिप्स बना के बेचता है, और उसने बोला कि मेरे को एंट्री नंबर 54 में क्या दे दो, एग्जम्पशन, मिलेगा क्या? नहीं। अबे नहीं, तूने इधर से आलू डाला उधर से क्या निकाला, सोना निकाला। प्रोसेस विच मेक्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटेबल इन रिटेल मार्केट, द प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग, स्टरलाइजिंग, एक्सट्रैक्शन, पैकेजिंग in retail packs of agriculture product which make the agriculture product marketable in retail market। अब यहाँ what retail market यूज हुआ है, वहां मार्केट यूज हुआ था प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वहां जहां किसान अपना माल बेचता है, किसको, बिजनेसमैन को, और फिर वहां से बिजनेसमैन खरीद के कहां बेचता है, रिटेल। वो वैसा का वैसा बेचता है क्या, नहीं, वो उसे पैकिंग करता है, स्टरलाइज करता है, ग्राइंडिंग करता है। would not be covered under this entry, only such process are covered in this entry which makes agriculture produce marketable in कौन सा मार्केट, प्राइमरी। अब बहुत फर्क है। वैसा का वैसा आलू खरीद के अगर एक बिजनेसमैन बेचता है रिलायंस फ्रेश को, रिलायंस फ्रेश बेचता है आपको पैकिंग वैकिंग लगा के, तो फिर वो इसमें कवर होता है, क्योंकि यहाँ प्राइमरी मार्केट में नहीं बेचा गया उसको, कौन से मार्केट में बेचा गया, रिटेल मार्केट। अब मशरूम ही देख लो आप, किसानों के खेतों से ऐसे ही निकलते, फिर उसको मस्त झकाझक क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं और फिर बेचते। अपार्ट फ्रॉम दिस सप्लाई ऑफ अ फार्म लेबर इज ऑल्सो एग्जाम फ्रॉम क्या, जीएसटी। बहुत अच्छी बात है।
रेंटिंग और लीजिंग एग्रो मशीन्स, ये सब इधर ट्रैक्टर वगैरह जैसी चीजें दिखाई गई है, ये सब क्या है, एग्रो मशीन। या आप वैकेंट लैंड को क्या कर दो, रेंट कर दो। आइटम डी ऑफ एंट्री एग्जाम रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी और वैकेंट लैंड with or without the structure incidental to its use. मूलचंद has leased out a farmer to a farmer जिसका नाम है क्या, तुलसीदास, a vacant land for agriculture. The land has the greenhouse and storage shed which are incidental to its use for क्या, agriculture. Leasing of vacant land with a greenhouse and storage shed which is incidental to use of agriculture is क्या, एग्जाम। अब उसमें क्या था वो आपने देखा होगा, पॉली हाउस और ग्रीन हाउस बना होता है खेतों पे। पॉली हाउस एक ट्रांसपेरेंट कलर के प्लास्टिक का होता है, ग्रीन हाउस एक ग्रीन कलर का क्या होता है, शेड, ताकि अंदर ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को क्या किया जाए, मेंटेन। ये सब खेती से इंसिडेंटल चीजें हैं, ये सब का उपयोग, इन सब स्ट्रक्चर का और इन सब कंस्ट्रक्शन का उपयोग किसके लिए होता है, खेती के लिए। पर बाजू में मस्त एक फार्म हाउस है, उसमें एक स्विमिंग पूल भी है, वहां पे ताश खेलने के लिए जगह भी है, मस्त एक काउंटर बनाया हुआ है जिसपे वाइन्स रखी हुई है। अब इसका उस खेती से कोई लेना देना है क्या? अब किसी ने बोल देना कि नहीं, जब तक 2 पैग नहीं लगाते तब तक खेती में क्या नहीं होता काम, और यहाँ आके जब तक एसी में सोते नहीं, थोड़ा सा स्विमिंग करते नहीं, तब तक पसीने पसीने से किसान लहूलुहान हो जाता है। तो ये जरूरी है, ये फालतू बातें करने की नहीं। तो भाई ऐसा स्ट्रक्चर लैंड को ही रेंट किया गया है ऐसा माना जाएगा, और उस पर आपको सिर्फ रेंट लेना है, जीएसटी लेना नहीं है। कोई पूछे कि भाई आप इतना, आपने आपकी लैंड के 50 लाख रुपए क्या लिया, रेंट लिया, किधर है जीएसटी? तो उसको दिखाने का, रुक इधर आ, ये पढ़ तू एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन, उसकी एंट्री पर कौन सी, 54, और उसमें देख ये मूलचंद वाला और तुलसीदास वाला क्या दिया है, एग्जाम्पल। मुझे उससे जीएसटी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, पानी पीने दो मुझे। अरे बहुत बहुत लंबा है, मैं लिटरली बोल रहा हूँ। पहली बार मैं ही पढ़ने बैठा ना, मेरे को नींद आ रही थी, फिर मैंने सोचा किसी का वीडियो देख लेता हूँ, ये एग्जाम्पशन क्या क्या है, उसका देख के भी मुझे नींद आ गई। फिर मैं बोला इसको खत्म कैसे करें, मैं बोला मैं पढ़ा देता हूँ, कम से कम पढ़ाते पढ़ाते तो सोऊंगा नहीं। अरे आप सो सकते हो, सोना मत। आपकी एक नींद आपको कितने महीने के सश्रम कारावास की सजा दे सकती है, 6 महीने की। 6 महीने की सजा महंगी पड़ेगी, जागते रहो। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, मैंने बोला था क्या आता है इसमें, इसको एईएस बोला जाता है। The item F of a entry exempt AES said services have been defined under the notification to mean the application of scientific research and knowledge to agriculture practices through farmer education और क्या, ट्रेनिंग। तो किसानों को आप ट्रेन करो, या फिर उनके खेतों पे जाके क्या करो, साइंटिफिक रिसर्च करो। कोई नई चीज आई है, एक ऐसा पपीता आया है जो बिल्कुल 3 महीने में बनके तैयार हो जाता है, एक ऐसा अनार आया है जो 2 महीने में बनके तैयार हो जाता है, एक ऐसा आम आया है जो बिल्कुल भी आम नहीं है, एकदम ही क्या है, खास है। तो आपको इसको टेस्ट करना है, और आप एक किसान से बोलते हो कि यार तेरे फार्म में हम पेड़ लगाए क्या, हमने कोई नया सीड या नया प्लांट क्या किया है लेबोरेटरी में डेवलप। वो बोलेगा आप मेरे खेतों पे एक्सपेरिमेंट करोगे तो मैं क्या खाएगा, तो बोले कोई बात नहीं ना, हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेंगे तेरे खेत पे, बदले में तेरे को क्या देंगे, पैसा। तो किसान को तो क्या मिला उसके बदले में, पैसा। The main object of AES is to transmit latest technical know-how to क्या, farmer. It is also focused on enhancing farmers' knowledge about the crop technique and help them to increase productivity. This is done through the training courses, Kisan Call Center, farm visit and farm trials, Kisan मेलास, किसान क्लब्स, एडवाइजरी बुलेटिन्स एंड लाइव। तो होता है ना ऐसा, अगर आप किसानों को ट्रेन करने के लिए कोई एडवाइजरी बुलेटिन निकाल रहे हो, किसान पत्रिका, महीने का सब्सक्रिप्शन है 50 रुपए का, और आप 50 रुपए में उसको हर रोज एक किसान क्या बेचते हो, पत्रिका, जिसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी के बारे में उसे बताते हो। आपकी तो इनकम हो रही है, क्या आपकी इनकम पे जीएसटी लगेगा क्या, नहीं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी सर्विसेज, सर्विसेज ऑफ एपीएमसी बोर्ड और सर्विसेज ऑफ बाय अ कमीशन एजेंट, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर अ सेल ऑफ परचेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आर नॉट लाइबल टू जीएसटी।
Agriculture Produce Marketing Committee or board means the committee or board set up under the state law or time being in force. Such marketing committee or boards have been set in the most of the state and provide variety of support services for facilitate the marketing of agricultural produce बाय प्रोविजन और फैसिलिटी लाइक अ शेड होता है, पीने के पानी की, लाइट की, इलेक्ट्रिसिटी की, गार्डिंग फैसिलिटी उनके पास होती है. आप विजिट कर लो किसी भी एपीएमसी में. दे ऑल्सो टेक मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अ सेल और परचेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिलो द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको क्या बोलते हैं, एमएसपी. ये जो बोर्ड होता है, एपीएमसी कमेटी होती है या मार्केटिंग कमेटी होती है, ये देखते हैं कि एमएसपी से नीचे किसी किसान का क्या नहीं बिकना चाहिए, माल. एपीएमसी कलेक्ट मार्केट फी लेती है, लाइसेंस फी लेती है, रेंट्स लेती है. व्यापारी अपना माल रखते हैं, उनसे क्या लेते हैं लोग, रेंट. और मार्केट फी लेती है ब्रोकर से और बिजनेसमैन से जो वहां पे खरीदते हैं, उनसे लाइसेंस फी भी लेती है. तो ये सारी फीस पे क्या नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता. सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑफ सच एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी और बोर्ड. However, any service provided by such bodies which are not directly related to the cultivation of plant and rearing of all live forms of animal except the horses for food, fiber, fuel or raw material or other similar product or agriculture produce will be liable for tax. Example, renting of shops or other property for commercial क्या पर्पस. अब इन्होंने अपने एपीएमसी के कंपाउंड के बाहर शॉप्स भी बना के रखे. इधर पीछे एक्टिविटी चलती है, किसान माल लाते हैं, व्यापारी आते हैं, माल को खरीदते हैं, कमीशन एजेंट है इनका, यहाँ पे ऑफिस भी है. और सामने की शॉप्स पे जनरल स्टोर है, मेडिकल स्टोर है. इन सब चीजों के लिए इन्होंने शॉप्स क्या दे के रखी है, रेंट पे. तो ये इनकी इनकम है, इनको रेंट भी लेना है, साथ में क्या लेना है, जीएसटी भी लेना है, अगर आप कौन हो, एपीएमसी हो. और किसको देना है जीएसटी लेके, गवर्नमेंट को देना है. अगला है वेयर हाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एंट्री 54. इसमें लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, जिसके भी लिए आप चार्जेस ले रहे हो, उस पे क्या नहीं लगेगा, जीएसटी. इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग में बी नोटेड. प्रोसेस टी एंड कॉफी. टी यूज फॉर मेकिंग द बेवरेज such as black tea, green tea, white tea is processed product made in a tea factories after carrying out a several process. तो जो चाय आप पीते हो ना, वो रॉ फॉर्म ऑफ टी लीव्स नहीं है, कॉफी लीव्स या कॉफी बीन्स नहीं है. उस पे काफी प्रोसेस करने के बाद वो पत्ती बनी है, जिसको आप क्या बोलते हो, चाय पत्ती, टी पाउडर. सच एज डाइंग, रोलिंग, शेपिंग, रिफाइनिंग, ऑक्सीडेशन. अरे यार, ऑक्सीडेशन करते मतलब उस चाय में क्या डालते शायद ये लोग, ऑक्सीजन. इसीलिए चाय पी के ऐसा लगता है कि जान आई है ना. जस्ट किडिंग, ऐसा कुछ नहीं. On a green leaves and it is processed output the same. Thus green tea leaves and not a tea is the agriculture produce. तो green tea जो है ना, हरा पत्ता, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जो अभी कुछ दिनों पहले प्रियंका गांधी तोड़ रही थी. और वो जो चाय आप देखते हो ब्लैक ब्लैक कलर का, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है. एलिजिबल फॉर एग्जाम्पशन अंडर एंट्री 54 where such exemption is available for loading, unloading, packing, storage and warehousing of agriculture produce. Same is the case with coffee obtained after processing क्या, कॉफी बीन्स. तो आप जो नेस्ले की कॉफी की बोतल खरीदते हो, उस पे क्या लगता है आपको, जीएसटी लगता है. पर नेस्ले वाले ने जब खरीदा होगा वो कॉफी बीन्स, उस पे उन्होंने सिर्फ कॉफी बीन्स के पैसे दिए हैं, साथ में जीएसटी दिया नहीं है, और बेचने वाले ने जीएसटी लिया नहीं है. तो जब आप रेड लेबल टी खरीदते हो या वाघ बकरी क्या खरीदते हो, चाय, तो उस पे क्या लगता है, जीएसटी लगता है. पर वाघ बकरी चाय वाले ने जब पत्ते खरीदे होंगे चाय के, किससे, किसान से, तो उन्होंने, किसानों ने उनसे सिर्फ क्या लिया, पत्तों की कीमत ली, जीएसटी लिया नहीं. बात समझ में आ रही है. जैगरी मतलब गुड़. Similarly, processing of a sugar cane into jaggery changes is essential. Thus, the jaggery is not a agriculture produce. गुड़ खरीदो तो गुड़ पे क्या लगेगा आपको, जीएसटी. तो गन्ना अगर खरीदा है गुड़ की फैक्ट्री वालों ने, तो गन्ने बेचने वाले किसान ने किसकी कीमत ली, सिर्फ गन्ने की, साथ में जीएसटी लिया क्या, नहीं. पर जब फैक्ट्री ने गन्ना खरीदा, उसका बनाया गुड़ और आपको गुड़ बेचा, तो गुड़ की कीमत भी ली और साथ में जीएसटी भी लिया, और किसको दिया, गवर्नमेंट को. तो गुड़ पे जीएसटी लगता, गन्ने पे जीएसटी लगता नहीं. तो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा क्या इनको, नहीं है ही नहीं ना. पल्सेस. पल्सेस कॉमनली नोन एज दाल. पल्सेस मतलब क्या, दाल. आर ऑब्टेन्ड आफ्टर डी हस्किंग और स्प्लिटिंग और बोथ. अरे दाल ऐसी थोड़ी बनती है खेतों में, दाल लगती है क्या पेड़ों पे? नहीं ना. तो शेल्फ होता है, कवर्ड होता है, वो छिलके के अंदर होती है दाल.
द प्रोसेस ऑफ डी हस्किंग मतलब उसके ऊपर का वो छिलका निकालना, और स्प्लिटिंग इज यूजुअली नॉट कैरिड आउट बाय द फार्मर्स और एट अ फार्म लेवल बट बाय द pulses millers. Therefore, pulses, dehusked or split, are not agriculture produce. However, the whole purchase grains such as the whole gram, rajma are covered in the definition of agriculture produce. मैं समझाता हूँ आपको, देखो। एक होता है चना, एक होती है चना दाल। दोनों में फर्क समझता है आपको? किसान अपने खेत में चना बनाता है, चने की दाल बनाता नहीं है। तो चना कैसे निकलता है? तो ये चने का पौधा होता है जिसको अपन हरभरा बोलते हैं, देखा उसको? उसको पौधे को तोड़ा जाता है बिल्कुल जड़ के साथ, वो हरा होता है थोड़ा सा, तो उसको कुछ दिन सुखाया जाता है। सुखाने के बाद किसान अपने खेतों में थ्रेशर लाता है, इधर से पूरा पौधा डालता है जिसमें कि वो पौधे और उसके छिलके जो होते हैं वो अलग निकल जाते हैं, और इधर से क्या निकलता है? चना निकलता है। अब किसान क्या बेचता है? चना। चना एक रॉ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, और वो जो थ्रेशर में डाल के उसके पत्तियां और उसका जो छिलका था, छिलका दो टाइप का होता है, एक चने के ऊपर होता है ग्रीन कलर का, और एक चने के ऊपर भी होता है। तो ये चना बेचते हैं किसान लोग। तो चना बेचेंगे तो सिर्फ मिलर से किसके पैसे लेंगे? चने के, उस पर जीएसटी देंगे नहीं। फिर मिलर क्या करते हैं? उस चने के अंदर भी एक छोटा और कवर होता है, वो निकालते हैं, फिर वो चने के दो हिस्सों में बढ़ जाता है, फिर वो चने से बन जाता है चना की दाल। अब चना अलग प्रोडक्ट है, चना दाल एक अलग प्रोडक्ट है। तो किस पे एग्जम्पशन है? चने पे। चना दाल पे है क्या? नहीं। पर अगर ये होल ग्राम है, होल ग्राम मतलब वो जुड़ा हुआ है दाल का दो भाग, और उसको अलग अलग किया नहीं है। मसूर की दाल होती है, एक छिलके वाली, एक बिना छिलके की। अब छिलके वाली खेतों से ही बन के आती है, उस पर छिलका होता है, पर उसको अगर उसको बिना छिलके की करनी है तो फिर उस पर इंडस्ट्रियल प्रोसेस करना पड़ता है। राजमा बिल्कुल जैसा आता है खेतों से वैसा ही होता है, उस पर कुछ खास प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। इस पे कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ ये सब कौन से प्रोड्यूस है? फिर एग्रीकल्चर। पर अगर उसको फैक्ट्री में या मिल में डाल के ही बेचना है तो फिर वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया, वो इस एंट्री में एग्जाम नहीं है। पर हालांकि वो जीवनावश्यक है, तो उसको दूसरी एंट्री में क्या कर दिया? गुड्स के केस में एग्जाम कर दिया। यहाँ तो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, यहाँ पे क्या प्रोवाइड की जा रही है? सर्विसेज। जैसे उस छिलके को अलग करने की सेवाएं। In view of above, it is inferred that processed products such as tea, जैसे कि ब्लैक टी या व्हाइट टी, प्रोसेस्ड कॉफी बीन्स और पाउडर, पल्सेस, dehusk और स्प्लिट, जैगरी प्रोसेस या स्पाइसेस, प्रोसेस ड्राई फ्रूट। स्पाइसेस ऐसे बनती है क्या? नहीं। मिर्ची पाउडर ऐसे बन जाती है क्या? किसान खेतों में मिर्ची पाउडर बना देंगे? नहीं, वो तो मिर्ची बेचता है, फिर उसको मशीन में डाल के इंडस्ट्रियलिस्ट उसका क्या बनाते हैं? पाउडर। धनिया बेचता होगा किसान, पर धनिया का धनिया पाउडर कौन बनाता है? इंडस्ट्री वाले। जीरा बेचता होगा कौन? किसान। जीरे का जीरा पाउडर किधर बनता है? फैक्ट्री में। Processed cashew nuts, etc., fall outside the definition of agriculture produce and therefore not fall within item E of entry 54. इसका मतलब ये नहीं कि हर प्रकार के दाल पे क्या लगता है? जीएसटी। भले दाल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, पर इधर एंट्री 54 में नहीं आता है, पर बाकी जगहों पे उसको क्या किया गया है? एग्जाम किया गया है। ऑल राइट, लेट्स मूव अहेड। खत्म करना ही है, कांट गो एनी, बिना पढ़े नहीं जा सकते। कस्टम मिलिंग ऑफ पैडी इनटू क्या? राइस। अब आप जो चावल खाते हो ना, ये ऐसा नहीं खेतों से निकलता वाइट वाइट साफ सुथरा एकदम, वो पैडी होती है। मतलब उस पे बहुत सारे ऐसा चुभने वाले कवर्स लगे होते हैं, छिलके लगे होते हैं, और उसको राइस मिलर्स क्या करते हैं? फिर अलग करते हैं, और वो छिलके बाद में या तो जानवरों को खाने के लिए, या फिर उसका बेचा भी जाता है उसको, उसका भी अपना मार्केट है, या तो फिर उसको जला देते हैं लोग पैडी को, जिससे दिल्ली में बहुत सारा क्या होता है? पोल्यूशन भी होता है। Carrying out an intermediate production process as a job work in relation to the cultivation of plant and rearing of all life forms of an animal except the rearing of horses for food, fiber, fuel, raw material or other similar product or agriculture produce is exempt under क्या? जीएसटी। जैसे आप मुर्गी पालो, एक मुर्गियों की 1000 मुर्गी आप बनाओ और उसको बेचो, किसके लिए? फूड के लिए, फाइबर के लिए। आप बकरियां रखो, बहुत सारी बकरियां बनाओ और बाद में उसे बेचो फूड के लिए, ये सब एक्टिविटीज क्या है? एग्जाम फ्रॉम जीएसटी है।
Milling of paddy is not an intermediate production process in relation to the cultivation of plant. It is a process carried out after process of cultivation is over and paddy has been harvested. तो किसानों के खेतों से जो चावल निकलता है उसको क्या बोलेंगे अपन? पैडी बोलेंगे। और उसके बाद वो पूरा होने के बाद पैडी को अलग करके किस में कन्वर्ट किया जाता है? राइस में। और ये राइस मिल में ही होता है काम, ये काम खेतों में हो सकता नहीं है। फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ पैडी इनटू राइस इज नॉट यूजुअली कैरिड आउट बाय द कल्टिवेटर्स और फार्मर्स बट बाय कौन? राइस मिलर। मिलिंग ऑफ अ पैडी इनटू द राइस आल्सो चेंजेस इट्स इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। वो पैडी है और ये क्या है? राइस है। आप पैडी नहीं खा सकते, जाएगा नहीं पेट में, वो पकेगा ही नहीं। Therefore, milling of paddy into the rice cannot be considered as an intermediate production process in relation to the cultivation of plant for food, fiber or other similar produce. In view of above, it is clarified that milling of paddy into rice is not eligible for entry under exemption under entry 55. अब बात आती है किसकी? एजुकेशन सर्विसेज। तो अभी तक कौन सी दो सर्विसेज पढ़ी अपन ने? चैरिटेबल, रिलीजियस, इन ये पहला टॉपिक। दूसरा कौन सा पढ़ा? एग्रीकल्चर। अब तीसरा पढ़ रहे किसका? एजुकेशन। पढ़ना है, एक ही पैराग्राफ है, पढ़ ही लो, खत्म करने में ही भलाई है। चलिए ठीक है, खत्म ही नहीं होता है ऐसे तो ये बहुत लंबा चलेगा। और इसमें कुछ ऐसा खास मैं आपको एंटरटेन करके पढ़ाऊँ ऐसा भी कुछ नहीं है। अब क्या कर सकता हूँ? कोई भांगड़ा, गरबा, गाना ऐसा कुछ करके दिखाऊँ तो शायद इसको इंटरेस्टिंग बनाने में क्या मिले? मदद मिले। पर है ही नहीं, भगवान ने इस सब्जेक्ट को क्या बनाया नहीं? इंटरेस्टिंग बनाया ही नहीं। खैर चलो, कल मिलते हैं फिर। आज के लिए इतना काफी है।